Hi everyone, जय हिंद. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स कंटिन्यू बेटा. जैसा कि आप लोग को कल बताया था कि हम लोग ये जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ये हमारी कल वाली क्लास का सेकेंड पार्ट है. दैट्स मीन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मिक्सचर्स के सेपरेशंस के बारे में बताया था और बोला था कि आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, राइट. ओके. और सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन के लिए बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया जाता है. क्या वर्ड यूज़ किया जाता है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है. अब बात को बहुत ध्यान से समझना है. क्या सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस ही रहेगा? क्या सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस ही रहता है? तो वी सेड नो. नो, ये हेट्रोजेनियस भी हो सकता है. ठीक है बेटा, ये हेट्रोजेनियस भी हो सकता है. ओके, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है. बट अगर बोला जाए तो वी सेड हाँ मैंडेटरी यही होता है या मैक्सिमम यही होता है. मैंडेटरी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. अब ये बोलेंगे कि मैक्सिममली ये होमोजेनियस ही होता है, बट ये हेट्रोजेनियस भी हो सकता है. तो फर्स्ट थिंग क्लियर. नाउ होमोजेनियस किसका? होमोजेनियस मिक्सचर है आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. ठीक है भाई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. डन. नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब भी कंपोजिशन की बात करी जाती है तो हमेशा याद रखना द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट एंड इक्वल भी हो सकती है. और अगर ज़्यादा हुई तो वो सॉल्युबिलिटी नहीं शो करता. ठीक है, घुलता नहीं अपने अंदर. तो ये जो सॉल्यूशन है ना बेटा, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है ब्रॉड दो पार्ट में. ठीक है, एक जो है वो है फिजिकल. अब फिजिकल क्या है वो कल वाली क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, और एक है आपका केमिकल. तो जब हम फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजिकल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है बेटा, और जो जो भी क्लासिफिकेशन है ना फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का, वो पूरी तरह से बेस्ड है सॉल्युबिलिटी पर. ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता ना. तो ये अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा एंड सुपर सैचुरेटेड. ठीक है भाई, दिस इज सुपर सैचुरेटेड. चलो देखते हैं क्या होता है. सपोज यू हैव अ 1 ग्लास ऑफ वाटर और आपने उसमें 1 स्पून शुगर डाली तो वो उसमें पूरी तरह से घुल गई और अभी उसमें और शुगर डिजोल्व हो सकती है. तो आप क्या बोलोगे कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजोल्व इन इट. तो ये अनसैचुरेटेड हो गया. फिर आपने लिया यही सॉल्यूशन और आपने उसमें और शुगर और शुगर और शुगर डालनी स्टार्ट कर दी. एक टाइम के बाद ऐसा आया कि शुगर उसमें डिजोल्व हो ही नहीं रही. तो आप बोलेंगे ये है सैचुरेटेड. दैट्स मीन नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व इन इट. फिर आएगा सुपर सैचुरेटेड. अब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, यानी उसमें और सॉल्यूबल या सॉल्यूट सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो सकता था, उसकी सॉल्युबिलिटी फुलफिल हो गई थी. फिर भी आपने उसमें जैसे ही टेम्परेचर राइज किया उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो गया. दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है यानी जो घुलने की क्षमता है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉल्यूशन. ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी हो जाता है टेम्परेचर के. स्पेसिफिकली जब हम कैल्शियम कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, उसका मैं हमेशा क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट आपके ऐक में है ना, लिक्विड स्टेट में. आप उसे गर्म करो वो सॉलिड हो जाता है. आपके पास चूना लाइम हो ना, स्लेक लाइम, आप उसको गर्म करो वो हार्ड हो जाता है. ठीक है भाई. अच्छा, यहाँ से जो मुझे लगता है कि यार सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ यार सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू, तो मोस्टली इसकी जब भी डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजोल्व हो रहा है. तो एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है, ऑफ कोर्स इट इज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है कि ये जो सॉल्वेंट है या ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड हो जाए without changing temperature. I repeat, the amount of solute required to make 100 gram of solvent saturated without change in temperature. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यार सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में तो ये ग्राम में क्यों लिया. तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में जब भी हम लोग बात करते हैं ना तो हमेशा मॉलिकुलर मास की फॉर्म में लेते हैं, इसलिए ग्राम में लिया है. ठीक है, तो वैसे तो इसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ फिजिकल वाले का, लेकिन क्योंकि जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो ऑफकोर्स
पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, तो इसलिए आपने देखा भी होगा मैंने थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख के बता दिया, क्योंकि जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस इतना टाइम दो, बहुत है ना। नाउ कम टू द केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है भाई, इसको सॉल्यूट पार्टिकल पर है, और इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज सस्पेंशन, सेकेंड इज कोलॉइडल, एंड द थर्ड इज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अभी साइज और देख लीजिए। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज अगर 10⁻⁻8 मीटर के अराउंड है तो वो ट्रू है, और अगर -5 से -7 है तो वो कोलॉइडल है, और अगर -5 या उससे बड़ा है तो फिर वो सस्पेंशन है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि माइनस में जितनी बड़ी पावर होगी उतना ही साइज छोटा होता है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और सस्पेंशन का साइज बड़ा है एज कंपैरिजन हम तीनों का कर रहे हैं। तो सस्पेंशन जो है ना, बेसिकली क्या हुआ, आपको नेक्ड आई से दिखाई दे जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल भी दूँ, चॉक पाउडर है ना, तो चॉक पाउडर वाटर में तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, और पॉल्यूटेड एयर इन योर एनवायरनमेंट आपको विजिबल हो रही है, और डर्टी वाटर अगर आपकी रिवर में तो आपको थोड़ी दूर तक वो दिखाई देता है। तो ये सब सस्पेंशन है बेटा। कोलाइडल जो है वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और ना ही आप ट्रू सॉल्यूशन को नेक्ड आई से देख सकते हैं। कोलाइडल और अभी और आगे बात करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि इसको आप नेक्ड आई से सिर्फ सस्पेंशन को देख सकते हैं, कोलाइडल और ट्रू को नहीं देख सकते। द फर्स्ट डिफरेंसेस। सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंशन जो है वो होमोजेनियस है। होमोजेनियस होमोजेनियस का मतलब है कि जो कंपोजिशन है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब वो घुला हुआ होता है। तो बेसिकली सस्पेंशन को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है। बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि बच्चे, आपने ना जब चौक पानी में घुली हुई है, ठीक है, मतलब आपने अभी उसको शेक किया, वो घुल गई, तो तब वो यूनिफॉर्म होता है, दैट्स मीन वो होमोजेनियस है। जब आप इसको रख देते हैं तो चौक सेटल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस स्टेज में ये हेट्रो भी होता है। तो फिर भी हम सस्पेंशन उसी को बोलेंगे जब वो पूरी तरह डिसॉल्व हुआ है, उस स्टेज को बोलेंगे। तो सस्पेंशन आपका होमोजेनियस है। जो आपका ट्रू है वो भी होमोजेनियस है। ट्रू का अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ बेटा, तो बेस्ट एग्जांपल होता है शुगर सिरप। ठीक है, शुगर सिरप, चाशनी, हाँ, सिरप, क्योंकि सिरप का मतलब ही होता है टेम्परेचर राइज करके पकाई हुई। जब हम कोलाइडल के बारे में बात करते हैं, ये इस बार के पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है एनडीए के पेपर के अंदर, ये हेट्रोजेनियस है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, हेट्रोजेनियस है, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, राइट। और एक और चीज, सस्पेंशन को आपने रखा, वो सेटल हो गया, नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। बट कोलाइडल को क्या है कि अगर आप छोड़ दें, रख दें, तब भी वो सेटल नहीं होता। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी हम कोलाइडल के बारे में बात कर रहे हैं तो कोलाइडल की जो कंपोजिशन है वो मोस्टली यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, कोलाइडल की जो कंपोजिशन है वो कैसी रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म रहेगी। अच्छा, मैं बार बार कोलाइडल कोलाइडल बोल रही हूँ तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कोलाइडल है क्या, कोई एग्जांपल तो दो, तभी तो पता चलेगा कोलाइडल क्या है ना। तो जब कोलाइडल का एग्जांपल देना है तो जो मुझे बेस्ट लगता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या बेस्ट लगता है, बट यस, मिल्क जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि आप सब इमेजिन कर सकते हो मिल्क का, है ना। अब मिल्क क्या है, मिल्क जो है एक मिक्सचर है किसका, लैक्टिक एसिड और वाटर का, है ना। तो मिल्क को हम बोल देते हैं कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, याद रहेगी बात। अब सेकंड क्वेश्चन, कि अगर कोलाइडल और ट्रू दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कोलाइडल के बारे में, चलो लिख लेते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, और क्या बोल सकते हैं, अब है ना हमें कोलाइडल और ट्रू में डिफरेंस करना है भाई, कैसे करेंगे, दोनों को ही हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हाँ, ये हेट्रो है, ये होमो है, लेकिन वो भी एक क्या है, डीप देखने पर है, राइट। तो एक बहुत अच्छा सा डिफरेंसेस है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। सुना भी होगा आपने टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलो करता है और ट्रू सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंसेस प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये 2024 के एनडीए के पेपर में क्वेश्चन था कि उसमें कोलाइडल के ही 4 स्टेटमेंट थे। अब क्या थे वो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कुछ ऐसा ही था। उसमें दिया हुआ था कि ये होमोजेनियस है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजेनियस है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ना इसी पॉइंट में होता है ना।
तो बट क्या है ना बेटा, जिस चीज़ को आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हो, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। हम लोग सिर्फ जज कर सकते हैं, हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो आप लर्न कर लीजिएगा। सिर्फ कोलाइडल ही आपका जो है वो हेट्रोजेन्यूस है, ठीक है। एक और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं और देख लेते हैं ये कोलाइडल के एग्जाम्पल। और जस्ट गिव मी मिनट। और कोलाइडल के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे बेटा। कोलाइडल के जो एग्जाम्पल्स हैं मेरी साइड से ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्लास में भी कराती हूँ तो बच्चों को बोलती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम माई साइड। तो इसमें 1 2 3 4 कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एरोसॉल। तो जब भी मैं एरोसॉल कराती हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट को अलग से ज़रूर बताती हूँ कि एक एरोलर भी होता है। तो एरोलर और एरोसॉल दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, है ना बेटा, बट दोनों में डिफरेंसेस है। एरोलर हम उन टिश्यूज़ को बोलते हैं जो हमारे अंडर स्किन है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और सोल आ जाए तो समझ जाएगा दिस इज अ सॉल्यूशन। तो एरोसॉल वो होगा जिसमें सॉल्वेंट जो है, हम फर्स्ट कॉलम में सॉल्वेंट लिखेंगे, सेकंड कॉलम में सॉल्यूट लिखेंगे और थर्ड में हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। हम इन 4 के 4 को इसी तरह से लिखेंगे। तो जब हम सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो सॉल्वेंट का मतलब है जो ज़्यादा अमाउंट में है ना। तो एरोसॉल में जो सॉल्वेंट है वो गैस है और सॉल्यूट जो है वो 2 हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं बेटा और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड का एग्जाम्पल लूँ तो दैट इज स्मोक, राइट। इमेजिन करके देखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एंड लिक्विड में है फॉग। एरोसॉल के बाद अगर हम जेल ले लेते हैं, जेल, ओके। जेल में क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट है, वैसे मैं जेल का एग्जांपल हमेशा ना एक बहुत बेसिक वाला देती हूँ क्लास में, कि जनरली आपने देखा होगा जब आपके घर में मम्मा ना प्योर घी की आइडेंटिफिकेशन करती है ना, देसी घी की पहचान करती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसको रख देती हैं रूम टेम्परेचर पर और देखती हैं कि अगर दाने दाने नीचे बैठ गए और ऊपर लिक्विड लिक्विड है, कि हाँ ये प्योर घी है। तो घी जो है वो आपका जल है, नॉट ओनली घी, बटर भी आपका जल है, चीज़ भी आपकी जल है। पहचान कैसे करी आपने, बहुत इजी सी आइडेंटिटी है। आपने क्या करा कि उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। भाई देखो, आजकल के टेम्परेचर को आप रूम टेम्परेचर कंसीडर मत करना, क्योंकि रूम टेम्परेचर अराउंड 23 से 25 वाला ही है। तो जब आप रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो सॉलिड अलग हो जाता है, सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड अलग हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जेल। और अगर आपको एक्चुअल में जो आप लोग जेल अप्लाई करते हो ना, नहीं करते फेस पर और स्किन पर यार, और हेयर पर भी करते हैं ना, आप उसको बहुत दिनों तक यूज़ मत करो। थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो ना उसमें लिक्विड लिक्विड अलग होना स्टार्ट हो जाता है, ये तो दैट इज़ योर जेल। तो मैं ना इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बटर, ठीक है। चीज़ आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। और नेक्स्ट ले लेते हैं इमल्शन। इमल्शन बच्चे, इमल्शन भी एग्जाम में आया हुआ है। इमल्शन उसे बोलते हैं जिसमें दोनों ही लिक्विड हो, है ना, जैसे पेंट को बोला जाता है पेंट इज अ इमल्शन, राइट। अब दोनों ही सॉल्वेंट भी सॉल्यूट भी लिक्विड हो, तो इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मिल्क है ना। देखो मिल्क में लैक्टिक एसिड और वाटर दोनों आपके हो गए, ठीक है। अब एक सीरियस में क्वेश्चन था, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस देना मतलब कंफ्यूज करना। अब आपको थोड़ा ही ना पता, अब हर चीज़ हम लोग खाते हैं, हमें नहीं पता कि यार वो बन कैसे रही है। तो क्वेश्चन था मियोनीज क्या है। भाई मियोनीज हम लोग खाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, है ना। तो मियोनीज जो है ना वो इमल्शन है, ऑयल और क्या बोलते हैं वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, और ऑयल उसमें एग का लिक्विड भी डाल दिया जाता है। दैट मीन कि ये इमल्शन है, ठीक है। आपको उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अब याद रखिएगा ये इमल्शन है। जितनी भी आपकी क्रीम्स होती है ना, देखो जेल अलग होता है, क्रीम्स अलग होती हैं, तो जो क्रीम्स हैं वो भी आपका इमल्शन है, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज फोम। फोम जो है, अगर फोम में देखें तो बच्चे शेविंग फोम इज द बेस्ट एग्जांपल। उसमें आप देखते हो ना कि अगर गैस निकल जाए तो सॉलिड सॉलिड रह जाता है लेफ्ट। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर गैस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका शेविंग फोम, ठीक है। शेविंग फोम इज बेस्ट एग्जांपल। तो ये थे सम कोलाइडल सॉल्यूशन जो मेरी साइड से इंपॉर्टेंट थे और इन सब की प्रॉपर्टीज थी। और एक और चीज़ मैं बताऊं बेटा, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो अभी मेरी जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी है कंप्लीट कोर्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स, तो मेरा एक अपना पर्सनल लाइव कोर्स आता है, मतलब लाइव क्लासेस लेती हूँ उसमें, मैं पर्सनल कोर्स है वो। और उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, जो कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है फॉर केमिस्ट्री, राइट। तो अभी ये चल रहा है, ये भी चलता रहेगा, मैं इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताती रहूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर,
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सैटरडे होगी, क्योंकि मैं सैटरडे संडे ही क्लास ले पाती हूँ, और अगर मुझे बीच में कभी टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं बीच में भी क्लास ले लूँगी। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।